नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हैदराबाद, माफ़ कीजिएगा, तेलंगाना के सिकंदराबाद इलाके में एक स्क्रैप के गोदाम में खतरनाक आग लगने के वाक़े में 11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। सिकंदराबाद के भोईगुड़े में वाक़ गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से चारशंबे की सुबह 3 बजे के करीब अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। बताया गया कि गोदाम में 12 अफराद सो रहे थे। उनमें से एक शख्स जिंदा बच निकलने में कामयाब हुआ, जबकि 11 जल गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए कई घंटों का वक्त लगा। 5 फायर ब्रिगेड्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। हुकाम ने बताया कि इस वाक़े में 11 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। उनमें से कुछ आग में जल गए, जबकि बाज़ की दम घुटने से मौत हो गई। रियासती हुकूमत ने मरने वालों के अफराद खानदान को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और मरकजी हुकूमत की जानिब से उन्हें 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। స్టేట్ మొత్తం అంటే బాగా వికాసం లేదు. ఎవరు ఎక్కడే ఉన్నారు అన్నం గిన్నం అక్కడికి తింటున్నారు. చాలా దుఃఖం ఉంది. మా అనుభవం ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత 5 lakhs రూపాయలు తీసేది. ఇది ఆయన కోసం ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఏ విలేజ్లో ఉన్నారు, ఏ మండలంలో ఉన్నారు. కొంచెం 6 మందికి ఐడెంటిఫై అయింది. అది 5 మంది ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత బ్యాంక్ పంపింది. చాలా దుఃఖం ఉంది. ఫ్యూచర్లో జరగాలేకుండా ఈరోజు 3 గంటలకు మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ హైదరాబాద్లో ఈ టైంలో కూడా ఎక్కడెక్కడ నెక్స్ట్ మంత్ అంటే సమ్మర్ ఎక్కువ అవుతుంది. 2 months ఎట్లా ఇన్సిడెంట్ జరగాలేకుంటే ఎట్లా ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి. ఈరోజు సాయంత్రం చాలా ఆఫీసర్కి తెచ్చినాము. అందరూ డిస్కస్ చేసిన ఇల్లీగల్ ఉన్నాయంటే బంద్ చేస్తాం. లీగల్ ఉందంటే కొంచెం అక్కడ ఎట్లా ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ కోసం ప్రికాషన్ ఎట్లా తీసుకోవాలి. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగితే వెహికల్ వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా ఇక్కడతో ఉంది. రోడ్లు వేసినప్పుడు చెప్పబడుతుంది. అది బండి పోయడానికి ఎల్లరూ లేదు. చాలా ఆఫీస్ ఎట్లా ఉంది కూడా చిన్న చిన్న రోడ్లు ఉంది. ఈరోజు మొత్తం నిలుచుకున్నాను. సర్వీస్ పర్మిషన్ లేదు. 5 रियासतों में इंतखाबात खत्म होते ही तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। तेल कंपनियों ने कीमतें लगातार दूसरे दिन बढ़ा दी हैं। आज हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल के दामों में 91 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत हैदराबाद में आज 110 रुपये 1 पैसा और डीजल की कीमत 96 रुपये 37 पैसा फी लीटर हो गई है। मंगल के रोज भी डीजल पेट्रोल के दाम 80 पैसे फी लीटर बढ़ाए गए थे। वहीं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया था। रूस यूक्रेन जंग के चलते इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से तेल कंपनियों पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने को लेकर दबाव बना हुआ है।
पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उस पर आमदनी अठनी खर्चा रुपया कहावत बिल्कुल सही बैठती है। दरअसल पिछले 3 साल में आम आदमी की कमाई जहां घटी है वहीं पेट्रोल डीजल पर टैक्स से हुकूमत की करोड़ों की कमाई हुई है। आज जब आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं तो इसमें से 52 रुपए टैक्स के तौर पर हुकूमत की जेब में चला जाता है। इससे आम लोगों की जेब खाली हुई, वहीं हुकूमत का खजाना तेजी से भरता गया। ऐसे में अगर हुकूमत चाहे तो टैक्स में कटौती करके आम आदमी को राहत दे सकती है। मिसाल के तौर पे महाराष्ट्र में अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं तो इसमें से 52 रुपए 50 पैसे मरकजी और रियासती हुकूमत की जेब में जाते हैं। ऐसे में अगर आप हैदराबाद में 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं तो इसमें से 91 रुपए 60 पैसे हुकूमत की जेब में जाते हैं। पेट्रोल का बेस प्राइस अगर हम देखें तो ये 49 रुपीज का है, 49 रुपए का है। इस पर मरकजी हुकूमत 27 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रही है। इसके बाद रियासती हुकूमतें इस पर अपने अपने हिसाब से वैट और सेस वसूल करती है, जिसके बाद इनका दाम बेस प्राइस से 3 गुना बढ़ जाता है। ऐसे में बिना टैक्स में राहत दिए पेट्रोल के दाम कम कर पाना मुश्किल है। जहां एक जानिब कोरोना वबा की वजह से आम आदमी की आमदनी घटी है तो वहीं दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर खूब कमाई की है। बीते 3 सालों में जहां एक जानिब हर शख्स की सालाना आमदनी 1,26,000 रुपए से घटकर 99,155 रुपए सालाना पर आ गई है, वहीं हुकूमत की एक्साइज ड्यूटी से कमाई 2,10,282 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,71,908 करोड़ रुपए 3,71,908 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। बीते 3 साल में पेट्रोल डीजल पर टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी लगाकर हुकूमत ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड के वजीर आला ओहदे की शपथ ली। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया। इस हलफ लेने की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। देहरादून परेड ग्राउंड में हुए प्रोग्राम में कई कैबिनेट के वज़रा ने भी अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट ने चारशंबे के रोज लोकसभा में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के खिलाफ हंगामा किया। वक्फे सवालात के दौरान कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट लोकसभा में नारे लगाते हुए वेल में प्ले कार्ड्स लहराते नजर आए। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और बाएं बाजू की पार्टियों के अलावा कई दीगर पार्टियों के अरकान भी कांग्रेस अरकान की हिमायत करते नजर आए। हंगामा आराई के दरमियान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात चलाने की कोशिश की। यौम शोहदा का जिक्र करते हुए उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि वह ऐवान को काम करने दे। उन्होंने वक्फे सिफर के दौरान सभी को बोलने का मौका देने की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन अपोजिशन जमातों की जानिब से नारेबाजी जारी रही। बिरला ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए यहाँ तक कहा कि ऐवान को इस तरह मनसूबाबंद तरीके से मुलतवी करना दुरुस्त नहीं है और ये रिवायत के खिलाफ है। लेकिन अपोजिशन जमातों की मुसलसिल हंगामा आराई की वजह से उन्होंने कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। माननीय सदस्यगण, आज शहीद दिवस है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब अपने दायित्वों को निभाएं, कर्तव्यों को निभाएं, देश हित में काम करें, राष्ट्र हित में काम करें। मैंने सुबह आप सबको संदेश दिया था कि अमृत महोत्सव में हम उन शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित हों।
प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। आप अपनी सीट पर जाकर बैठें, मैं आपको मौका दूंगा आपकी बात को रखने का शून्यकाल में। आप अपनी जगह पर सीट पर जाकर बैठें, मैं शून्यकाल में आपको मौका दूंगा। प्रश्नकाल आप सबका है, हम सबको अपना दायित्व निभाना चाहिए। आप देर रात्रि को बैठकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। एक एक विभाग की डिमांड फॉर ग्रांट पर 11-11 घंटे चर्चा मिलती है। मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन आपका है, आपने चुनकर भेजा है। आप इन विषयों पर भी बुनियादी सवाल उठाना चाहते हैं तो आप सीट पर जाएं, आप इस विषय पर सीट पर जाएं। मैं आपको इस बुनियादी सवाल पर भी आपको मौका दूंगा, लेकिन सदन को नियोजित तरीके से स्थगित कराना ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुसार नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कर जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, ये उच्च सदन की मर्यादा नहीं है। प्लीज जाइए अपने सीट पर, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दे रहा हूं। जाइए, जाओ आप अपनी सीट पर, मैं आपको पर्याप्त दूंगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने राज्यसभा में भी पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर काफी हंगामा किया। आज राज्यसभा की कार्रवाई भी ठीक तरह से चलनी नहीं दी गई। महंगी हो गई, सारी चीजें पेट्रोल कंजम्पशन की वही I have mentioned already. I have mentioned it. No, very important. अगर देखिए, I have given a notice under 267 to bring to your kind notice regarding that this house to suspend 0 hours relating to question hour and other business of the day to have a discussion of Once the chair is not admitted, that means it is not admitted. I have said I have not admitted it. It can be discussed during general discussion. There are 24 important 0-hour submissions I have admitted. And it is the right of the members. Yesterday also we asked us this thing. Please. Nobody can dictate to the chair. That's why. Please. Then that's okay. Please. Karkeji, I have not allowed it. Please. I request you to kindly take up. I have to go through the notices that I have admitted. Sri Vishwambar Prasad Nishad, including criminal tendencies among police personnel. Where is Vishwambar? When I am standing and request. I heard a request. So that means you are not interested in other public issues. पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में वाक़ गांधी के मुजस्समे पर जमा हुए और कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कायदीन ने हाथों में मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, जिनमें कीमतों में इजाफे के हवाले से हुकूमत मुखालिफ नारे लिखे हुए थे। करना बंद करो, किसान मजदूर को तंग करना बंद करो, जवाब तुमको देना होगा, बंद करो, गरीब को लूटना बंद करो, गरीबों को तंग करना बंद करो।
हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान अरकान असेंबली मुंतखब होने वाले यूपी के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव और पार्टी के खदावर लीडर और साबिक वज़ीर मोहम्मद आजम खान के पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। दोनों कायदीन ने गुज़िश्ता रोज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपने इस्तीफे सौंपे थे। कांग्रेस की ऊपरी सदर सोनिया गांधी ने हुकूमत से अपील की कि कोरोना की वजह से तवील अरसे से बंद स्कूलों के खुलने के बाद अब मिड डे मील का इंतजाम फिर से शुरू किया जाए ताकि बच्चों को गर्म व ग़िज़ाइयत से भरा हुआ खाना मिल सके। 4 जुम्मे के रोज सोनिया गांधी ने लोकसभा में वक़फ़े सवालात के दौरान ये मामला उठाते हुए कहा कि वबा शुरू होने के बाद स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। स्कूल सबसे पहले बंद हुए और सबसे आखिर में खुले। इस दौरान मिड डे मील बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि सूखा राशन बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से पुर खाने का कोई मुतबादिल नहीं है। उन बच्चों के कुंबों को रोज़ी रोटी का सामना करना पड़ा और अब बच्चों का स्कूलों में जाना शुरू हो गया है तो उन्हें मज़ीद बेहतर ग़िज़ा की ज़रूरत है। कोर्ट के आदेश थे जिनके कारण लोगों को सूखा राशन दिया गया, लेकिन बच्चों के लिए सूखा राशन, पके हुए पौष्टिक भोजन का कोई विकल्प नहीं। ये सच है कि हमारे बच्चों के परिवारों की आजीविका में बहुत बुरे संकट का सामना करना पड़ा है। ऐसा संकट जिसका सामना बीते वर्षों में कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं उन्हें और भी बेहतर पोषण की आवश्यकता है। यही नहीं, मिड डे मील से उन बच्चों को मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने जम्मू कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ले जाने पर कांग्रेस की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर को आलमी मसला बनाया गया। उन्होंने कहा कि 29 जनवरी 1989 में उस वक्त कश्मीरी पंडितों के खिलाफ पुरतशद्दुद सरगर्मियां शुरू हुई थी। तब कांग्रेस की हिमायत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला वज़ीर आला थे। सीतारामन ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के साल 2022-23 के बजट और मुख्तसर और मख्तस बिल पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि बजट पर कम और फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर ज़्यादा बहस हुई, इसलिए उनको इसका भी जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिमायत याफ्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत 1986 से 1990 तक रही। इसी दौरान 29 जनवरी 1989 को वादिया कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की शुरुआत हुई। इस सिलसिले में पुलिस में दर्ज मामलात की तफसीलात फराहम करते हुए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि उसके बाद जगमोहन को 1990 में दोबारा रियासत का गवर्नर बनाया गया और सदर राज नाफिज कर दिया गया था। वज़ीर ख़ज़ाना ने जम्मू कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ले जाने के लिए पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अब तक हमारा हमसाया मुल्क उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि नवंबर 1963 में पंडित नेहरू ने आर्टिकल 370 को रफ्ता रफ्ता खत्म होने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जबकि भारतीय जनता पार्टी के हर मंशूर में उसे खत्म करने की बात कही गई थी और उसी के मुताबिक उसे खत्म कर दिया गया। Somewhere, sir. Please. Sir, data, budget. प्लीज सीट पर बैठकर कमेंट करें प्लीज। पढ़ने के बाद जानकारी बोलने में क्या एतराज है? पढ़ने के लिए आप ही तो इनवाइट किया, पढ़ने के बाद हम बोल रहे हैं, इसको सुनने का क्षमता भी रखना चाहिए। हाँ, पढ़ने के बाद मालूम हो रही है कि 1947 दिसंबर में क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनसे कुछ शायद सजेशन दिया कि ये मामला अदरवाइज सुधरेगी नहीं, आप यूएन लेके चलो, यूएन लेके गए, इंटरनेशनलाइज बना दिया, उसको आज तक हमारे पड़ोसी दुरुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। इसका कारण कौन है जी? कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का कहना है कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासत जम्मू कश्मीर के हालिया दौरे के दौरान कई पहलुओं पर गलत बयानी से काम लिया।
उन्होंने कहा कि ताज्जुब अंगेज बात यह है कि अमित शाह ने कहा कि आईन हिंद की दफा 370 की मनसूखी से रियासत के कई तबकों मसलन औरतों, दलित समाज, पसमानदा तबकों वगैरह को बहुत फ़ायदा मिला। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने उनके फ़वायद में से एक फ़ायदे का भी जिक्र नहीं किया। सैफुद्दीन सोस के मुताबिक क्या ही अच्छा होता अगर अमित शाह इस जानकारी के लिए कोशिश करते कि महाराजा हरि सिंह ने दस्तावेज इल्हाक में ही 26 अक्टूबर 1947 को वाज़े तौर पर बता दिया था कि रियासत सिर्फ 4 शोबों में इलाहा करती है और वो 4 शोबे दिफा, खारजी उमूर, मवासलात और करेंसी है। इन 4 शोबों के अलावा सारे उमूर में रियासत खुद मुख्तार रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत के लिए ये बात भी अच्छी होगी कि वो इस बात का नोटिस लें कि रियासत की अवाम की भारी अक्सरियत रियासत की दाखिली खुद मुख्तारी की महाफिज है और इस दाखिली खुद मुख्तारी के उसूल के लिए उनकी जदोजहद जारी रहेगी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने करप्शन की शिकायत के लिए एंटी करप्शन एक्शन लाइन नंबर 9501200200 जारी कर दिया है। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए लोग रिश्वत मांगने या लेने की ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं। सीएम मान ने कहा कि सभी लोग इस नंबर को अपने पास नोट कर लें। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि इस नंबर पर सिर्फ करप्शन से जुड़ी शिकायत ही करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई रिश्वत लेता है या काम के बदले कमीशन मांगता है तो उसकी ऑडियो या वीडियो इस पर उन्हें भेज दें। इस पर आने वाली शिकायत की इंडिपेंडेंटली जांच होगी और मुजरिम पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोट कर लो 9501 200 200 यानी कि 9501 200 200। मैं इंग्लिश के बोल देना 9501 200 200। जे तुहाडे कोले कोई रिश्वत मंगण दी वीडियो ਜਾਂ जे तुहाडे तो कोई रिश्वत मंगदा है ਜਾਂ तुहानूं कहंदा कि काम तेरा मैं तां कराऊंगा पहले मैनूं आ कमीशन दे तां उहनूं मना ना करियो, वीडियो बना के इस नंबर ते भेज दिओ। एक मैं बेनती करनी चाहना कि सिर्फ भ्रिष्टाचार नाल संबंधित करप्शन नाल संबंधित वीडियो भेजिओ। बाकी जिहड़े मसले ने उन्हां वास्ते होर विभाग ने ते तुहानूं वैबसाइट तो उन्हां दे नंबर भी मिल जाणगे। बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव की हालत नाजुक है और उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। उनके बेटे और आरजेडी के सरबराह तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। जब वो रांची में थे तो उनका क्रिटिनल लेवल 4.5 था। जब दिल्ली में जांच की गई तो ये बढ़कर 5.1 हो गया, लिहाजा इन्फेक्शन उनमें काफ़ी बढ़ रहा है। कराने के लिए लेकिन रैली रही है करके लौटा दिया कि जो बनाया गया था वैसे कुछ बात नहीं। कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश हो रही है हमारे नेता के साथ और आदरणीय नेताजी की तबीयत खराब है और वहां के मेडिकल बोर्ड ने अनुशंसा किया था कि दिल्ली में इलाज कराने का। इसमें बहुत बड़ी राजनीति हो रही है और पता नहीं राजनीति करने वाले किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ में इस तरह का जो काम कर रहे हैं देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात को मुलतवी करना शहीदों की तौहीन है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी का दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात को मुलतवी करना उन शहीदों की तौहीन है जिन्होंने अंग्रेजों को मुल्क से भगाकर मुल्क में जमहूरियत कायम करने के लिए कुर्बानियां दी। आज वो शिकस्त के खौफ से दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात को मुलतवी कर रहे हैं। कल वो रियासतों और मुल्क के इंतखाबात को मुलतवी करेंगे। बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। कमाल है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी घबराहट में छोटी आम आदमी पार्टी से घबरा कर भाग गई है। अगर आप में हिम्मत है तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात वक्त पर करवा कर दिखाएं। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर वो इंतखाबात हार जाएंगे तो वो सियासत छोड़ देंगे। आप आज जीत रहे हो इस राज्य में, आप जीतते हो उस राज्य में, दूसरे जीतते हैं, इधर कोई जीतता है उधर कोई जीतता है, हार जीत लगी रहती है। एक छोटे से एमसीडी के चुनाव में अपनी हार से बचने के लिए इस देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। इस देश के जो शहीद हुए उनकी शहादत के साथ खिलवाड़ मत करिए, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज कह रहे हैं कि हम तीनों नगर निगम एक करने जा रहे हैं, इसलिए हम
चुनावों को टाल रहे हैं। क्या इस बेसिस पे चुनाव टाले जा सकते हैं? कल को गुजरात का चुनाव होगा, एक चिट्ठी लिख देंगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक करने जा रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव मत कराओ। अगली बार लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी तो एक चिट्ठी लिख देगी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि हम तो पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने जा रहे हैं, इसलिए चुनाव मत कराओ। क्या चुनाव टाले जा सकते हैं? तो अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़। आप रूस यूक्रेन जंग का आज 28वां दिन है। जंग के बीच अमेरिका और रूस में जुबानी जंग और पलटवार भी जारी है। अमेरिका का दावा है कि रूस ने जिस मकसद के साथ यूक्रेन जंग शुरू की थी वो उसे हासिल करने में नाकाम रहा। हालांकि इस नाकामी के बावजूद ये जंग आसानी से खत्म नहीं होगी। अमेरिका के इन दावों पर क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने दो टूक लहजे में कहा कि यूक्रेन जंग हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने वाजे कर दिया कि रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके वजूद को खतरा होगा। ताइवान के ख्वालिन शहर में एक दिन में ज़लज़ले के दो बड़े झटके महसूस किए गए। मंगल को सुबह सबसे पहले 4.7 इंटेंसिटी का और रात को 6.9 इंटेंसिटी का ज़लज़ला नोट किया गया। अभी तक ज़लज़ले की वजह से किसी भी तरह के जानो माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रात को आए ज़लज़ले का मरकज़ ख्वालिन शहर के नॉर्थ में समुद्र के नीचे 28.7 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ला इतना शदीद था कि दारुल हुकूमत ताइपे में कई घरों की दीवारों में दरार पड़ गई। दुनिया भर में हलाकत खैज कोरोना पाबंदियां खत्म या फिर कम की जा रही है और इसी तनाजुर में अब 2 साल के अरसे के बाद ममलिकत सऊदी अरब ने खाने काबा और मस्जिद नबवी में एतिकाफ करने की इजाज़त दे दी है। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के लिए सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात की खिदमत पर मामूर कमेटी ने अहम फैसले किए हैं। उनके तहत माह मुक़द्दस में उम्रा और इबादत के बगैर किसी पाबंदी के मुकम्मल इजाज़त दी गई है और तमाम कोरोना सफरी पाबंदियाँ भी ख़त्म कर दी गई हैं। इससे कबल सऊदी हुकूमत ने मुक़द्दस मसाजिद में समाजी फासला समेत तमाम कोरोना की पाबंदियां खत्म करके खाने काबा और मस्जिद नबवी में पूरी गुंजाइश के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। ख्याल रहे कि 2 साल से फर्जंदगान तौहीद बैत हरम में मक्की व मदनी में एतिकाफ पर बैठने के लिए बेचैन थे, ताहम अब ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और ममलिकत सऊदी अरब ने इस साल एतिकाफ की इजाज़त देने का फैसला किया है। जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटका में हिजाब तनाज़े के बाद अक़लियतों के खिलाफ एक और मुहिम शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि पित्तौर तालुका के महालिंगेश्वर मंदिर में 20 अप्रैल से सालाना मेला मुनक़िद होने वाला है। यहाँ आर्जी दुकानात लगाने के लिए अराजी नीलामी के जरिए मख्तस की जाती है। इस नीलामी में मुसलमानों की शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सिर्फ हिंदुओं को ही स्टॉल लगाने के लिए बोली लगाने की इजाज़त होगी। सालाना मेले का इसी तर्ज का पोस्टर जनूबी कन्नड़ जिले के विपिन डोइस श्री दुर्गा पामेश्वरी मंदिर में भी देखा गया। पोस्टर में है कि ऐसे लोगों को यहाँ कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कानून का एहतराम नहीं करते, इत्तेहाद के खिलाफ हैं और उस गाय को कत्ल करते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।